जीएसटी के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जाती है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नोटिफिकेशन नंबर 34 जो 31 जुलाई 2023 को आया है उसने बोला है कि सर्टेन कंडीशन के साथ में 1 अक्टूबर 2023 से मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है, लेकिन उसके उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाली है। साथ में ये बोलते हैं कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स कलेक्ट करता है सेक्शन 52 के अंदर तभी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से होते हैं जो सेक्शन 52 के अंदर टैक्स कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन एक सेलर है जो हेडफोन सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। रोहित अमेजोन की साइट पे आता है और वो ये हेडफोन परचेज करता है। रोहित जब पैसे का ट्रांसफर करता है तो वो अमेजोन को करेगा, एक्चुअल सेलर मोहन को नहीं करेगा। अब एक्चुअल सेलर मोहन को जो पेमेंट का ट्रांसफर होता है वो अमेजोन के थ्रू होता है। तो अमेजोन जब पैसे का ट्रांसफर करता है तो वो क्या करता है, इस पैसे में से अपना कमीशन प्लस 1% टीसीएस डिडक्ट कर लेता है। ये जो 1% टीसीएस होता है ये एक्चुअल में होता तो मोहन का ही है। इसके लिए अमेजोन क्या करता है, जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 8 फाइल करता है। 8 जब वो फाइल करता है तो मोहन के पास में इसकी इंफॉर्मेशन आती है जीएसटीआर 2x में। मोहन जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये 1% टीसीएस उसके कैश लेजर का पार्ट बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि मोहन जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो वो हमेशा रोहित की ही इंफॉर्मेशन डालेगा, क्योंकि उसने इनवॉइस जो है वो कभी भी अमेजोन को इशू नहीं किया है। वो हमेशा रोहित को ही करेगा और रोहित अगर जीएसटी में रजिस्टर है तो उसके जीएसटीआर 2B में वो दिखेगी और वो उस पर आईटीसी ले सकता है। यहाँ पर ये बात हो गई। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है और रोहित डायरेक्ट मोहन को पेमेंट कर रहा है, अमेजोन को नहीं, तो इस केस में ये 1% टीसीएस वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ये जो अभी हम मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली क्राइटेरिया देख रहे हैं इसमें अप्लाई नहीं होगी। इसमें नॉर्मली जो आपका 40 लाख रुपए गुड्स का टर्नओवर लिमिट है वही अप्लाई होगा। ये अप्लाई कब होता है, जब पैसे का ट्रांसफर बिटवीन सेलर और बायर में नहीं होके अमेजोन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू रूट होता है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन बोलता है 34 कि जीएसटी के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस काटते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस। जैसे ही हम इसकी पहली कंडीशन देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये नोटिफिकेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लायर ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी नहीं होने वाला है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर ही नहीं सकते। मतलब आप राजस्थान में हैं और आप बोलते हैं कि मेरे को मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है लेकिन मेरे को ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू ही सप्लाई करनी है, तो आप राजस्थान की राजस्थान में ही सप्लाई कर सकते हैं। आप राजस्थान से दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, इधर कहीं भी सप्लाई नहीं कर सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को देखने के बाद में हमें समझ में आ गया कि ई कॉमर्स के थ्रू अगर सप्लाई करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही है। दूसरी कंडीशन कि सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो सेम मीनिंग जो हम ऊपर देख के आए उन्होंने दूसरी कंडीशन में भी स्पेसिफिक बोल दिया कि एक तो आप विदाउट ई कॉमर्स भी नहीं कर सकते और दूसरा ई कॉमर्स से भी करने जाते हो तो भी आप मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन इन्होंने जो इम्पोज की है वो की है कि इनकम टैक्स के अंदर जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो होता ही है सबके पास में आजकल। फोर्थ, इन्होंने बोला है कि इस परमानेंट अकाउंट नंबर को जो आपके पास में है, जो सेलर ऑफ गुड्स है जो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई करना चाहता है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना चाहता है, ये पैन नंबर कॉमर्स पोर्टल पर आकर अपलोड करेगा। इसी के साथ साथ वो एड्रेस बताएगा जहां से उसका प्रिंसिपल प्लेस है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी का स्पेसिफाइड करेगा। उसके बाद में कॉमन पोर्टल इसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद में कॉमन पोर्टल ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स को एक एनरोलमेंट नंबर देना है। ध्यान रखिए कि एनरोलमेंट नंबर एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट में केवल एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद में इस एनरोलमेंट नंबर को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ये एनरोलमेंट नंबर नहीं देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जो है सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करने देगा। इसी के साथ साथ ये बोलता है कि अगर बाद में सप्लायर ऑफ गुड्स जिसने एनरोलमेंट नंबर ले रखा है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है तो ये एनरोलमेंट नंबर इनवैलिड हो जाएगा और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन सारी कंडीशन को पढ़ने के बाद में स्टिल हमें ये लग रहा है
कि अगर हमें ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स करना है तो मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, क्योंकि ई कॉमर्स पोर्टल पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है और जो सप्लाई हम करते हैं गुड्स की, उसका मेन मोटिव ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया से मुझे कहीं पर से भी ऑर्डर आए मैं उसको सप्लाई करूँ। अगर इस तरीके की हम सप्लाई करते, अगर हम विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स पोर्टल पर आते हैं तो मुझे इसका क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से सप्लायर होते हैं जो विद इन स्टेट में ही सप्लाई करते हैं लेकिन थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल के। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए ये बेनिफिशियरी है, अदरवाइज मुझे इसका कोई रेलेवेंस नहीं लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर ऐसे कुछ गुड्स हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही सप्लाई होते हैं लेकिन ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।